ओके 10th क्लास, आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड या इको को आप लोग गूंज भी कहते हैं, ठीक है। अगर आप क्या करो कि किसी हिल स्टेशन के ऊपर गए हुए हो और अगर आप ऊंची आवाज़ से कुछ बोलो तो आप लोगों को थोड़ी देर के बाद अपनी आवाज़ दोबारा से सुनाई देती है। ये जो फिनोमेना होता है इसको गूंज या इको या रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पास अगर क्लैप करो तो आपको अपनी क्लैप की आवाज़ भी जो है वो थोड़ी देर के बाद सुनाई देती है, ठीक है। तो ये जो आवाज़ आप थोड़ी देर के बाद सुनते हो, अपनी आवाज़ जो आप लोग कर चुके हो, तो इसको दोबारा जो सुन रहे होते हो ये इको की वजह से और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की वजह से होती है। कि आपके पास क्या होती है कि जब आप बोलते हैं तो आवाज़ आपकी जाके दूसरे मीडियम के साथ टकराती है और उस मीडियम के साथ जब टकराती है तो वहाँ से नेक्स्ट पास नहीं हो सकती होती वो वेव, साउंड वेव। तो वो साउंड वेव क्या करती है, रिफ्लेक्ट कर जाती है। जब वो रिफ्लेक्ट कर जाती है तो आपको वही आवाज़ दोबारा सुनाई देती है। आप लोगों को पता है कि जो आपके पास साउंड है वो आपके पास वेव की एक फॉर्म है, ठीक है। साउंड इज़ अ वेव। तो जब आप लोगों ने पढ़े थे अपने जो लास्ट चैप्टर है उसमें आप लोगों ने जब फिनोमेना पढ़े थे वेव के, जिसमें आप लोगों ने रिफ्लेक्शन पढ़ा था, रेयर फ्रिक्शन पढ़ा था और उसके बाद आप लोगों ने डायफ्रैक्शन पढ़ा था, ठीक है। तो ये जो आप लोगों के पास इको का फिनोमेना है ये आपके पास रिफ्लेक्शन ऑफ वेव या रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की वजह से होता है। जब आपके पास एक मीडियम में से वेव जाती है और दूसरे मीडियम के साथ टकराती है और वहाँ से फिर जब दोबारा वापस आती है तो फिर आपके पास क्या होता है कि ये फिनोमेना रिफ्लेक्शन ऑफ वेव होता है। और साउंड के केस में इसको हम लोग इको या गूंज कहते हैं। ओके, इस चीज़ को आप देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है। व्हेन साउंड इज इंसिडेंट ऑन अ सरफेस ऑफ अ मीडियम इट बाउंसेस बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इको और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। यानी कि आप लोगों के पास क्या हुआ कि यहाँ पे कोई बिल्डिंग है, आप लोगों ने यहाँ से इस वॉइस के सोर्स से जो है वो आवाज़ एक कह लें कि पैदा की। तो आवाज़ की वेव क्या हुई कि यहाँ से गई और इस बिल्डिंग के साथ टकराई और टकराने के बाद फिर वापस आ गई, ठीक है। तो जब वापस आ गई तो यहाँ पे अगर कोई ऑब्जर्वर खड़ा है तो उसने आपकी ये आवाज़ दोबारा सुन ली और उसने जब ये दोबारा सुनी तो इसको हम इको या गूंज कहते हैं। और ये आपके पास रिफ्लेक्शन ऑफ वेव का फिनोमेना होता है। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये इन्होंने बताई है कि आपके पास क्या होता है कि जब भी आप बोल सकते हो कोई भी बात, तो उस जो बात की या उस जो भी साउंड की जो कह लें कि सेंसेशन होती है जिसको आप सेंस कर सकते हैं, वो आपके माइंड में 0.1 सेकेंड तक रहती है, ठीक है। यानी कि मैं अभी एक बोल रही हूँ बात, तो आप क्या कर, अभी जो मैं ये बोल रही हूँ ये 0.1 सेकेंड तक मैं इसको सुनूंगी, ठीक है। और उसके बाद दोबारा मैं इसको नहीं सुन पाऊंगी, ठीक है। तो ये जो मेरे माइंड में जो मैं बोल रही हूँ इसकी सेंसेशन रहेगी, इसका जो इफेक्ट रहेगा वो 0.1 सेकेंड तक रहेगा। और इन 0.1 सेकेंड में मैं कोई और बात नहीं सुन सकूंगी, कोई और चीज़ नहीं सुन सकूंगी, बल्कि अपनी इसी आवाज़ को सुनूंगी। तो आपके पास क्या है कि सेंसेशन ऑफ साउंड परसिस्ट इन आवर ब्रेन इज इक्वल टू 0.1 सेकेंड। यानी कि जो हम बोल रहे होते हैं उसकी जो सेंस होती है वो हमारे माइंड में 0.1 सेकेंड तक रहती है और उसके बाद हम कोई दूसरी आवाज़ सुन सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्या पता चला है कि इको जो होती है वो 0.1 सेकेंड के बाद अगर हमें सुनाई देगी तो अब हम उसको फील कर सकेंगे। अगर 0.1 सेकेंड से पहले ही इको अगर होगी तो उसको हम सुन नहीं सकेंगे, ठीक हो गया ना। अब जो भी आप इन लोग बात बोलते हैं वो क्या करती है, 0.1 सेकेंड तक आपके माइंड में रहती है, तब तक आप दूसरी चीज़ को नहीं सुन सकते। तो आपको गूंज को या इको को सुनने के लिए ये ज़रूरी है कि जो गूंज या इको है वो 0.1 सेकेंड के बाद सुनाई दे। यानी कि जो आपके पास साउंड यहाँ से प्रोड्यूस हुई है उस साउंड के प्रोड्यूस होने के 0.1 सेकेंड बाद आप इको को ऑब्ज़र्व कर सकते हो। तो यहाँ से हम लोग एक चीज़ देख सकते हैं कि आपके पास जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो एयर के अंदर 340 मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। यानी कि आपके पास जो वेव, साउंड वेव ट्रैवल करती है किसी भी जगह से, तो उसकी जो स्पीड होती है वो 340 मीटर पर सेकेंड होती है। यानी कि 340 मीटर वो तय करती है एक सेकेंड के अंदर। तो आप लोगों ने देखना है कि इको के प्रोड्यूस होने के लिए, यानी कि अगर आप यहाँ से बोलें और जो आपके पास इको प्रोड्यूस हो और इको आप सुन सकें, उसके लिए आपके पास ये जो आपका दूसरा मीडियम है ये कितने डिस्टेंस पे होना चाहिए सोर्स से, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग देख देते हैं कि इको के होने के लिए आपका ये जो रिफ्लेक्टिंग मीडियम है जहाँ से आपकी वेव रिफ्लेक्ट हो रही है वो कितने डिस्टेंस पे होनी चाहिए साउंड से। तो हमें पता है कि डिस्टेंस के लिए आपके पास क्या फार्मूला है, एस इज इक्वल टू वी टी। वी आपके पास क्या है, स्पीड ऑफ साउंड जो है वो 340
है, और जो आपके पास टाइम है यानी कि जितने टाइम के बाद आप इको सुने वो कितना है 0.1 सेकेंड। जब इसको आप लोगों ने मल्टीपल अप्लाई किया है तो ये कितना आ गया 34 मीटर। यानी कि साउंड अगर 34 मीटर का डिस्टेंस तय करे टकराने से पहले और टकराने के बाद, तो आपको इको की आवाज़ सुनाई देगी। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि आपके पास एक दफ़ा वॉइस यहाँ पे जाती है साउंड, और एक दफ़ा साउंड यहाँ पे आती है, इतना डिस्टेंस कवर करती है। और ये जितना पूरा डिस्टेंस कवर करे साउंड, इसको 34 मीटर होना चाहिए कम से कम, तब आप इको को सुन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को पता चल गया कि 34 को अगर मैं डिवाइड करूँ तो 17 यानी कि आपके इको के सुनने के लिए जो भी आपका मीडियम है वो सोर्स से 17 मीटर के फासले पे होना चाहिए। ठीक है, कम से कम अगर आपका जो भी रिफ्लेक्टिंग मीडियम है अगर वो 17 मीटर के फासले पे होगा सोर्स ऑफ साउंड से, तो आप इको को सुन सकते हैं। यानी कि आप लोगों ने यहाँ से साउंड प्रोड्यूस की, वो जाके टकराई 17 मीटर के ऊपर के फासले के ऊपर आप लोगों ने अगर उस चीज़ को रखा हुआ था, तो फिर वो वहाँ से वापस आई, उसने 34 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, तो आप लोगों ने ये 0.1 सेकेंड का जो टाइम है वो पास कर लिया है, और उसके बाद आप इको को सुन सकते हैं। तो कम से कम डिस्टेंस किसी भी रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट का 17 मीटर होगा तो आप इको को सुन सकते हैं, क्योंकि इतने डिस्टेंस तक तय करने तक आपका जो ये 0.1 सेकेंड का यानी कि जो आप लोगों ने बात बोली होती है या जो यहाँ पे साउंड का जो सेंसेशन है वो ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद आप इको को सुन सकते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गई। उसके बाद हम इको के फिनोमेना को यहाँ से भी देख सकते हैं कि कैसे प्रोड्यूस होता है। आप लोग एक एक्टिविटी कर सकते हैं कि आप क्या करेंगे कि यहाँ पे एक क्लॉक लगाएंगे, और उसके बाद आप यहाँ पे एक मीडियम रखा है, ये पेपर रोल करके, चार्ट का जो पेपर है उसको रोल करके आप लोगों ने एक कह लें कि पाइप सा बना दिया, और यहाँ से भी एक पाइप बना दिया है। अब आप लोगों के पास क्लॉक की यहाँ से टिक टिक हो रही है, उसके बाद आपके पास यहाँ पे एक सेकंड मीडियम है, ये वॉल की फॉर्म में है। ठीक है, ये वॉल की फॉर्म में है। अब आपके पास क्लॉक की वजह से जो साउंड प्रोड्यूस हुई वो यहाँ पे इंसिडेंट हुई। आप लोगों को मैंने बताया था कि आपके पास एक मीडियम होता है और फिर दूसरा मीडियम होता है, और उन दोनों मीडियम के जो परपेंडिकुलर होती है ये लाइन होती है, इसको हम नॉर्मल कहते हैं। नॉर्मल के साथ वाला जो एंगल होता है वो इंसिडेंट एंगल होता है, और नॉर्मल के इस साइड पे यानी कि रिफ्लेक्ट होने के बाद जो एंगल होता है वो आपके पास क्या होता है, रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आपके पास क्लॉक की वजह से जो साउंड प्रोड्यूस हुई है वो यहाँ पे टकराई है आके, और जो नॉर्मल है उसके साथ उसने थीटा आई जो है वो बनाया, यानी कि इंसिडेंट एंगल थीटा आई बनाया है, और रिफ्लेक्ट हुई है और इस पाइप में एंटर हुई है, और फिर यहाँ पे जो आपका ह्यूमन ईयर था उससे आप लोगों ने इस वॉइस को सुन लिया है, और वहाँ पे जो एंगल है वो थीटा आर है। तो आप इस एक्टिविटी में थीटा आई और थीटा आर को फाइंड करेंगे, और उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि जो रिलेशन है एंगल का वो भी आपको पता चल जाएगा वो किस तरह इफ़ेक्ट कर रहा है आपकी इको को। ठीक है, कि किस एंगल के ऊपर अगर आप लोग होगे तो आप लोगों को इको क्लियर सुनाई देगी। तो ये आपके पास रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हो गया। नेक्स्ट जो चीज़ है वो आपके पास है स्पीड ऑफ साउंड। ओके, आपके पास क्या होता है कि स्पीड ऑफ साउंड जो होती है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है, या जो किसी भी मीडियम में अगर ट्रैवल करती है तो उस मीडियम के पार्टिकल्स ऐसे होने चाहिए जो वाइब्रेट कर सकें। ठीक है, एयर है तो एयर में भी जो आपके पास डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ये जो डिफरेंट आपके पास गैसेस होती हैं वो वाइब्रेट कर सकती होती हैं। तो आपके पास क्या होती है कि मीडियम प्रेजेंट होता है वहाँ पे, और उन वाइब्रेटिंग मीडियम की वजह से जो है वो आपके पास साउंड एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है। लेकिन अगर वैक्यूम की बात करें जहाँ पे आपके पास कोई भी पार्टिकल्स ही प्रेजेंट नहीं है वाइब्रेट करने के लिए, तो वहाँ पे आपके पास स्पीड ऑफ साउंड ज़ीरो होती है। और इसको आप लोगों ने पीछे एक एक्टिविटी में देख लिया था कि आपके पास साउंड ट्रैवल नहीं कर सकती किसी भी ऐसे मीडियम के अंदर से जहाँ पे आपके पास कोई वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स नहीं है। तो आपके पास वैक्यूम एक ऐसा मीडियम है जहाँ पे आपके पास साउंड वेव ट्रैवल नहीं कर सकती। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या होता है कि जो स्पीड ऑफ साउंड आपके पास होती है वो सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है, लिक्विड में उससे कम होती है, और गैसेस में सबसे कम होती है। ठीक है, जो सॉलिड्स होते हैं उनमें स्पीड ऑफ साउंड बहुत तेज़ होती है, यानी कि आपके पास जो आवाज़ होती है एक जगह से दूसरी जगह अगर सॉलिड्स के अंदर है तो वो बहुत जल्दी ट्रैवल करेगी। उसके बाद लिक्विड के अंदर उससे कम ट्रैवल करेगी, और जो आपके एयर के मॉलिक्यूल्स हैं उनमें सबसे कम करेगी। इसको मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि आपके पास जो सॉलिड होता है उसमें जो आपके एटम्स होते हैं वो बहुत क्लोजली पैक होते हैं। जब वो क्लोजली पैक होते हैं तो वो एक दूसरे की तरफ वाइब्रेशन को ईजिली ट्रांसफ़र कर सकते हैं।
सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर लिक्विड को देखो तो लिक्विड के अंदर आपके पास जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े रैंडम होते हैं, लेकिन फिर भी क्लोज होते हैं एज़ कम्पेयर टू गैसेस। तो वहाँ पे भी वो इजीली जो अपनी एक एनर्जी होती है एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो वहाँ पे भी स्पीड ऑफ साउंड जो होती है वो थोड़ी ज़्यादा ही होती है गैसेस की निस्बत। लेकिन अगर आप गैसेस की बात करें तो गैसेस के अंदर जो आपके पास एटम्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, ठीक है, रैंडम होते हैं और बहुत दूर होते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि वो आपस में बहुत देर के बाद टकराते हैं, और बहुत देर के बाद टकराने की वजह से वो जो वाइब्रेशन ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ, जिसकी वजह से वेव जो होती है वो एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट के ऊपर ट्रैवल कर रही होती है, वो बहुत देर से करते हैं। इसलिए आपके पास जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है, उससे कम लिक्विड्स में होती है, और सबसे कम जो होती है वो गैसेस में होती है, ठीक है। तो अगर आप एयर की बात करें और 21 डिग्री टेम्परेचर और 1 एटमॉस्फेयर के ऊपर, तो आपके पास जो स्पीड ऑफ साउंड होती है एयर में वो 343 मीटर पर सेकेंड होती है। यानी कि अगर आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेयर है और टेम्परेचर आपके जो एयर का है वो 21 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो आपके पास जो स्पीड ऑफ साउंड होगी, यानी कि जो स्पीड होगी साउंड के ट्रैवल करने की, ये साउंड वेव जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए जो उसकी स्पीड होगी वो होगी 343 मीटर पर सेकेंड। और उसके बाद आपके पास क्या है कि जो आपके पास ये रिलेशन है v=f लैम्डा, इससे आप स्पीड ऑफ साउंड को फाइंड कर सकते हैं। एफ आपके पास फ्रीक्वेंसी है और लैम्डा आपके पास वेव लेंथ है साउंड की। यही फार्मूला यहाँ पे यूज़ किया है, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव, स्पीड गिवन है और वेव लेंथ गिवन है। इन दोनों फार्मूलाज को अप्लाई करके यहाँ पे आपके पास क्या है, स्पीड भी गिवन है और वेव लेंथ भी गिवन है, तो फ्रीक्वेंसी आप लोग फाइंड करोगे। तो ये जो एग्जांपल है ये अभी आप लोग सॉल्व करके मुझे भेज दो ग्रुप के अंदर।